नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और बायोमोलिक्यूल के इस चैप्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कार्बोहाइड्रेट हमारा हो चुका था और कार्बोहाइड्रेट के बाद आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में पहली चीज तो ये है कि प्रोटीन जो है असल में प्रोटियोज शब्द जो है ग्रीक वर्ड उससे मिलकर बना हुआ है, उससे ये डिराइव हुआ है और जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी एक ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब पहली बात, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है भाई? पॉलीमर है। अब सवाल ये कि प्रोटीन पॉलीमर है तो भाई किसका पॉलीमर है, क्योंकि पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो पॉलीमर अगर ये है तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है अमीनो एसिड। क्या है इसकी? अमीनो एसिड। यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है। अमीनो एसिड क्या है? ये मोनोमर है। तो अमीनो एसिड जब बहुत सारी मिल जाते हैं तो उससे एक प्रोटीन बनता है, उससे एक पॉलीमर बनता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और सारे अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे बहुत टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर असल में किस अमीनो एसिड के हैं, तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, वो है अल्फा एल अमीनो एसिड। क्यों किसके हैं? अल्फा एल अमीनो एसिड के क्या है ये आपके पॉलीमर है। अब अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? स्वाभाविक है कि अमीनो मतलब NH2 ग्रुप हो जाएगा, एसिड मतलब COH ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें अमीनो यानी NH2 और कार्बोक्सिलिक COH क्या हो, मौजूद हो। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें मौजूद होते हैं तो हम उसे अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, गामा बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर हम इन तरह के शब्दों का यूज करते हैं तो असल में ये दर्शाता है कि किसी अमीनो एसिड में पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। यानी यहाँ पर अमीनो ग्रुप की पोजीशनिंग की बात हो रही है कि इसके अगर हम पोजीशन को अगर हम ध्यान में देते हैं तो इसके पोजीशन के कंपैरिजन में, इसके पोजीशन के जो कंपैरिजन अगर हम बात करें, इसके पोजीशन के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, या हम कहें कि सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंपैरिजन में इस अमीनो ग्रुप की क्या पोजीशन है, उसके आधार पे अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है। और इसको याद रखिएगा, एक नोट अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको। और नोट क्या है आपका कि ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। तो याद रखिएगा कि जो अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप होता है, इस अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप को हम देखें तो अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, इसका इसका हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। इससे क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। ठीक है। आई एम सॉरी मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर लें, अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर लें, इससे हमें क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड हमें क्या होता है? मिलता है। ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो गया था, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है? हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। ठीक है। और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं लेकिन देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अमीनो एसिड दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, थ्रोइन, सिस्टीन हो गया, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, प्रोलीन, फिनाइल एनालिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन, हिस्टिडिन, लाइसिन और अर्जिनाइन, ये कुछ स्ट्रक्चर हैं अमीनो एसिड के। और इन जनरल अगर हम देखें तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर पे तो नहीं आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ग्लाइसिन हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका ल्यूसिन हो गया आपका, तीसरा आपका ट्रिप्टोफैन हो गया, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, अर्जिनिन हो गया आपका, ठीक है, एस्परजिन हो गया आपका। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आपका हो सके तो इनको आप जरूर
थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि ऐसा अधिकतर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आ सकता है तो इनमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अब अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई अमीनो एसिड को आप एसिडिक, दूसरा बेसिक और न्यूट्रल पे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हो। देखना ये पड़ेगा कि किसी अमीनो एसिड में नंबर ऑफ अमीनो और नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे हैं, यानी अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर कम या ज्यादा होने पर ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एसिडिक होगा तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा, कोई बेसिक होगा तो NH2 ग्रुप ज्यादा होगा, न्यूट्रल होंगे तो हो सकता है कि दोनों में कॉमन हो तो हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अमीनो एसिड ऐसा क्लासिफिकेशन भी है जो कि बॉडी की सिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो बॉडी अपने शरीर में बना लेती है उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, यानी जिनका निर्माण जो है, जिनका संश्लेषण जो है वो शरीर अगर खुद स्वयं कर लेता है तो उसको हम नॉन एसेंशियल बोल लेते हैं। यानी हमारी बॉडी को वो कर ले रहा है तो उसकी ज्यादा जरूरत हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं, तो नॉन एसेंशियल। अब बॉडी जिनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जिनका संश्लेषण अपने शरीर में नहीं कर पाती है और उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है थ्रू डाइट, यानी खाना या आहार के माध्यम से अगर हमें उस तरह के प्रोटीन को लेना पड़े तो ऐसे डाइट को, या ऐसे डाइट में जो मौजूद अमीनो एसिड होता है उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो शरीर के अंदर सिंथेसाइज ना हो और बाहर से लेना पड़े उसे एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। दूसरा, जो शरीर क्या कर रहा है, जो शरीर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है तो उसे एसेंशियल बोलेंगे। जो शरीर सिंथेसाइज कर रहा है, बना रहा है, तो उसको हम नॉन एसेंशियल कहेंगे। अब अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि यूजुअली कलरलेस होते हैं, इनका रंग नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, और ये सॉल्ट के जैसे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं रेदर देन सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये सॉल्ट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। यानी सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में मिल जाता है तो सॉल्ट का निर्माण करता है। और अमीनो एसिड जो है ना, ये ज्यादा एसिडिक भी नहीं होते हैं और ना ज्यादा बेसिक होते हैं, ये कहीं ना कहीं पर हम देखें तो ये बिहेव करते हैं थोड़ा सा कैसे, सॉल्ट की तरह। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ल्यूटर आयन के ऊपर पहले पूछा जा चुका है, और ल्यूटर आयन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो उसमें वो क्या बोलता है उसको जरा देखिए कि ल्यूटर आयन के बारे में क्या बोल रहा है। अगर हम ल्यूटर आयन के बारे में बात करें कि ल्यूटर आयन क्या है, कैसा रहता है, अगर उसके बारे में बात करें तो हम उसमें देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं कि किसी एक्वा सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, जैसे आपका COOH ग्रुप हो गया है, किसी एक्वा सॉल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, एक मिनट है, ये COOH ग्रुप जो होता है ये असल में H को क्या करता है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। COH ग्रुप जो है ये H बाहर जाके प्रोटॉन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और जो आपका NH2 है, सॉरी, जो आपका NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप क्या है कि इस प्रोटॉन को ले सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को लूज करना चाहे और अमीनो ग्रुप प्रोटॉन को लेना चाहे, तो यहां पर अगर हम देखें तो प्लस और माइनस पोल यहां पर जनरेट हो जाते हैं, और एक आयन का निर्माण होता है जिसको हम डाइपोलर आयन बोलते हैं, और उसी को हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन एक तरह का पोलर आयन है, ऐसा आयन जो कि प्रोटॉन के लूज होने पर या प्रोटॉन के एक्सेप्ट होने पर
अमीनो एसिड के अंदर जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये आयन जो है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रल होने के साथ साथ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। ठीक है, अगर इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हो रहे हैं और दोनों अगर ये शो कर रहा है तो इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है तो इसीलिए इसके बिहेवियर को जो शब्द हम कहेंगे वो कहेंगे एम्फोटेरिक बिहेवियर, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें डाइपोलर नेचर होता है। ठीक है, जहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन हमें देखने को मिलता है। अब एक नोट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वो है एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसको दिमाग में भर लीजिएगा कि ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि कायरलिटी उसमें अगर मौजूद है, कायरल कार्बन उसमें मौजूद है, कायरल एटम उसमें मौजूद है, एनेंटियोमरिज्म अगर दिखा रहा है, अगर उसके एनेंटियोमर बन जाते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब क्योंकि ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो ये डी और एल फॉर्म में रहते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में। और अगर हम यहां पर अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से एक पॉइंट को लिखें और ध्यान रखें तो वो ये है कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादातर अमीनो एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरली हमें एल कॉन्फ़िगरेशन नजर आता है। ठीक है, और एल अमीनो एसिड में अगर हम देखें तो जो NH2 होता है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट में आपको COH मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, NH2 मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ये दिखेगा, आपको लेफ्ट में आपका NH2 और राइट में आपका COOH। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं और ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2O जो बाहर निकलेगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड जो कहलाता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो कभी कभी पूछ सकता है कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है, तो पेप्टाइड लिंकेज और कुछ नहीं बल्कि क्या है, अमाइड है। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, अमाइड है। और ये अमाइड हमेशा COOH और NH2 ग्रुप के बीच में फॉर्म होता है। ये अमाइड COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में क्या होता है, फॉर्म होता है। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम देखें तो रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड, अगर हम देखें कि कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पर सिमिलर अमीनो एसिड या डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो उसमें खास बात यह है कि एक का आपको NH2 और दूसरे का आपको COOH, यही हमेशा रिएक्शन में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। एक तो आपका NH2 कंट्रीब्यूट करेगा और एक आपका COH कंट्रीब्यूट करेगा और ये रिएक्शन में आपके कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, ये रिएक्शन में आप कंट्रीब्यूट करने वाले, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस वाले अमीनो एसिड में COH कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस वाले अमीनो एसिड में अगर आप देखेंगे NH2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कोई सी भी इक्वेशन हो, कॉम्बिनेशन हमेशा जो होगा वो किसी एक का NH2 लगेगा और किसी एक का COH लगेगा, तब जाके इनके बीच में बॉन्ड बनेगा।
तो बॉन्ड हमेशा NH2 और COOH के कारण ही बनता है। ठीक है। अब प्रोटीन को अगर हम देखें तो प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। प्रोटीन को हम दो टाइप में उसके मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है फिब्रस प्रोटीन। पहला अगर हम देखें तो कैसा प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, फिब्रस प्रोटीन। अब इसमें अगर हम देखें तो फिब्रस प्रोटीन की हम बात करें तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो पैरेलल होती है और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड की तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाती है और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यानी फिब्रस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करती है, तो उसको हम फिब्रस प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन की खास बात ये होती है कि ये प्रोटीन जो होता है जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में घुलता नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें इस प्रोटीन का तो हमारे शरीर में मिल जाता है। हमारे बाल में, ऊन में या रेशम जो हम लोग यूज करते हैं उसमें केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। और हम अगर अपनी मसल्स में देखें तो मायोसिन, आपको पता है कि एक्टिन मायोसिन नाम का जो प्रोटीन है वो हमारी मसल्स में मिलता है और ये मायोसिन जो होता है ये फिब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर क्या कर लेता है कि आपको पहचानने के लिए दे सकता है कि भाई जो आप प्रोटीन देख रहे हैं या प्रोटीन आप जो कर रहे हैं ये किस प्रकार का प्रोटीन है, किस तरीके का प्रोटीन है, इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये कैसा है, क्या ये फिब्रस है, क्या ये ग्लोबुलर है, तो वहां पर आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर फिब्रस है तो कौन सा है, कैरेटिन है, मायोसिन है, कैसा है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन अगर आप देखें, ग्लोबुलर यहाँ पर गोल का हम कह रहे हैं, स्पेरिकल शेप को बोल रहे हैं, गोल यानी स्पेरिकल शेप को बोल रहे हैं। और ये तब होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये इस तरीके से कॉइल होती है कि ये स्पेरिकल शेप को देखने को हमें मिलता है, या स्पेरिकल शेप देती है, तब हम कहते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो कैसा है, स्पेरिकल इन शेप है। अब फिब्रस प्रोटीन की बिल्कुल उल्टी होती है। अगर फिब्रस प्रोटीन जो है वो इंसॉल्युबल इन वाटर है तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये कैसा है, ये सॉल्युबल इन वाटर है। और इसके एग्जाम्पल आपको रटने पड़ेंगे। इंसुलिन, इंसुलिन हो गया आपका, और आपका एल्ब्यूमिन हो गया, इंसुलिन हो गया आपका, और आपका एल्ब्यूमिन हो गया। ये ऐसे कॉमन एग्जाम्पल है किसके, ग्लोबुलर प्रोटीन के। ठीक है। अब स्ट्रक्चर और शेप ऑफ प्रोटीन जो है वो चार डिफरेंट लेवल पर क्या होता है, स्टडी किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, टर्शियरी लेवल पर और क्वाटरनरी लेवल पर हम इसको देखते हैं। और खास बात यह है कि जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल पहुंचता है या सेकेंडरी लेवल टर्शियरी लेवल पहुंचता है या टर्शियरी लेवल से क्वाटरनरी लेवल पहुंचता है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है ये उतना ही कॉम्प्लेक्स होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को यहाँ पर देख रहे होंगे तो प्राइमरी प्रोटीन में जनरली देखा जाए तो इनमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वह आपस में अमीनो एसिड के थ्रू क्या होती है, लिंक्ड होती है। ठीक है। इनका सीक्वेंस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है। और अगर इनमें स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको मिल रहा है, अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड हो रखे हैं, तो ऐसी चेन को हम बोलते हैं प्राइमरी, ऐसी चेन को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप कोई चीज जोड़ या घटा देते हो तो आपको डिफरेंट टाइप का प्रोटीन मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो असल में एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर की खास बात ये होती है कि अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर में आप किसी प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस ला देते हैं, तो वो एक डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को क्या कर लेता है, बना देता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ये इसकी एक
खास बात होती है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लॉन्ग ना होकर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो असल में ये लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये दो तरह के स्ट्रक्चर में जनरली रहती है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, जहां पर कि ये जो चेन होती है, प्रोटीन चेन होती है जो एग्जिस्ट करती है। और ये स्ट्रक्चर अराइज तब होते हैं जब आपको इन स्ट्रक्चर में फोल्डिंग नजर आती है। इनमें क्या नजर आती है? फोल्डिंग। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में जब कभी आपको फोल्डिंग नजर आ जाए तब जाके आपके सामने हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई होती है उनको जोड़ने के लिए भी यहाँ पर बॉन्ड का यूज होता है। और जनरली उसमें सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ग्रुप का जो बॉन्ड है, जो कि हम पेप्टाइड बॉन्ड हम कह रहे हैं, उस पेप्टाइड बॉन्ड का जनरली क्या होता है? यूज किया जाता है। अब मोस्ट फेमस जो आपके डीएनए आपने सुना होगा, है ना? डीएनए में अगर आप देखेंगे तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका जो है जहां पर आप पॉलीपेप्टाइड चेन को दर्शाते हैं, दिखाते हैं ट्विस्टिंग की तरह कैसे भी करके, वो आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो आपको आप सामने आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको मोड़ा हुआ है और मोड़ने के बाद किस तरीके से उसमें टर्न कराया जा रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बीटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले तो ये भी कुछ उसी तरीके से नजर हमें आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बीटा स्ट्रक्चर में हमें पेप्टाइड चेन बहुत स्ट्रेच नजर आती है, बहुत खींची हुई नजर आती है। और कोशिश की जाती है कि उनके बीच में मैक्सिमम एक्सटेंशन जो खिंचाव है वो बना रहे, ठीक है। और ये बॉन्ड जो इनके बीच में आपस में होते हैं तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं। जो चाहे आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को देखें, चाहे आप बीटा स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर आपको एक ही तरह का बॉन्ड नजर आएगा जो कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो हमने अभी तक क्या बोला? फोल्डिंग, कि इसमें फोल्डिंग होती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अगर ओवर फोल्डिंग हो जाए, अगर कैसा हो जाए, ओवर फोल्डिंग हो जाए तो नया स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ओवर फोल्डिंग जहां पर हमें देखने को मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, ये फेमस एग्जांपल इसके जो हैं वो हैं फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन में भी आपका फिब्रस और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर को शो करवाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रक्चर जो हो उसके बीच में बॉन्ड जरूर होता है, उसके बीच में बॉन्ड जरूर होता है। और वो बॉन्ड अगर हम देखें तो कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वन डर वाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वन डर वाल फोर्स हो गया और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। इस तरह के जो बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक सब यूनिट की तरह देखने को मिलते हैं। इसमें जनरली दो पॉली मतलब जनरली अगर हम देखें
तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपके अल्फा बीटा स्ट्रक्चर नजर आते हैं। लेकिन अगर 2 3 4 5 6 बहुत सारी अगर चेन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अगर आपस में मिल जाती हैं तो उससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिली हुई होती है, तो इसका कोई खास तरीके से कोई शेप नहीं होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आई होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।